मुझे ऐसे कार्यक्रम में जहाँ किरण जी भी पहले से मौजूद हैं आकर बहुत खुशी है। यहाँ आर्केड बिजनेस कॉलेज बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को शिक्षा और फिर शिक्षण देने का काम कर रहा है। जो योग्यता और क्षमता आपके अंदर है, वास्तव में वो तो अंतर्निहित है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गुरु का काम केवल इतना है कि जो ज्ञान और क्षमता आपके अंदर पहले से मौजूद है उसको आपको मदद करे कि उसका प्रगटीकरण हो सके, वो चीज़ बाहर आ सके। तो ये काम ये कॉलेज बहुत अच्छी तरह कर रहा है। आज आपने चर्चा का विषय रखा है राष्ट्र निर्माण में बिहार के युवाओं की भूमिका। मैं आपसे कहूँगा कि आज भी, पहले भी, आज भी और आने वाले दिनों में युवा कोई इट्स नॉट ए परमानेंट स्टेट। आप युवा की हैसियत से अगर हमारे अंदर ये चेतना पैदा होती है कि आने वाले कल में हमारे देश की जिम्मेदारियों का बोझ हमें उठाना है, तो उसके लिए हम अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके पर तैयार कर सकें। यही युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका। हमारी संस्कृति, हम खुशकिस्मत लोग, हम इस देश में पैदा हुए। इस देश की संस्कृति आदि काल से ज्ञान की संस्कृति है। और आप ज्ञान अर्जन के काम में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कहा गया है तपा स्वाध्याय निरतम, ever devoted to the pursuit of knowledge। कोई क्षण भी बेकार नहीं जाना चाहिए, कोई दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। हर दिन ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। हमारे जो थॉट लीडर्स, हमारे जो चिंतक हैं, उनका मुझे, उससे पहले मैं एक और बात कहता हूँ कि मुझे लगभग हाई स्कूल पास करने के बाद से ये प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार उठता था। और हमारे ज़माने में जो सिस्टम था केंद्रीय यूनिवर्सिटियों का, हम हाई स्कूल करने के बाद यूनिवर्सिटी में चले गए। वहाँ भी मैंने ये प्रश्न अपने जो गुरु थे उनसे पूछा कि भारत ज्ञान की संस्कृति था, तो भारत को इतिहास में इतनी क्रूरता का सामना क्यों करना पड़ा? इतने लंबे समय तक गुलामी का बोझ हमने अपने कंधों पर क्यों ढोया? लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे कभी कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जो संतोषजनक हो मेरे लिए, जब तक मैंने स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा।
और ख़ास तौर से स्वामी रंगनाथानंद को, जो रामकृष्ण मिशन के मुखिया थे। उन्होंने कहा है कि हमारा पतन तभी शुरू हुआ जब हमने ज्ञान के महत्व को अनदेखा करना शुरू कर दिया। और ज्ञान एक तपस्या है, और उपनिषद में तपस्या का अर्थ बताया गया है तपा स्व अध्याय प्लस फिर वचन। पहले ज्ञान अर्जित करो और उसके बाद उस ज्ञान को दूसरों से साझा करो। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं और स्वामी रंगनाथानंद ज़्यादा विस्तार में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने ज्ञान अर्जन को तो बंद नहीं किया, लेकिन ज्ञान को साझा करना बंद कर दिया, और उसके कारण हमारा समाज कमज़ोर हो गया। हम इतने कमज़ोर हो गए कि कोई भी कहीं से भी चल के आकर हमारे ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता था। और उन्होंने अपने उस लेख में श्रीमद् भागवत से, गीता से नहीं, श्रीमद् भागवत से एक लाइन उद्धृत की है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो कोई ज्ञानी महिला या पुरुष अपने ज्ञान को अपने अंदर बंदी बनाकर रखता है और उसको दूसरों से साझा नहीं करता, वो माँ सरस्वती का उपासक नहीं, बल्कि वो खलनायक। तो हमारे यहाँ महत्व किस ज्ञान की संस्कृति का क्या मतलब है? हम निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें और जो ज्ञान प्राप्त करें उसको दूसरों तक पहुँचाएं। स्वामी विवेकानंद से ही एक बार पूछा गया, ज्ञान जीवन का उद्देश्य क्या है? एक साधारणतया ये बात है, बल्कि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जिनके ध्येय वाक्य में लिखा हुआ है कि परसूट ऑफ प्लेजर इज माय बेसिक राइट। हर किसी को इसकी आज़ादी होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को सुखमय बना सकूं, आनंदमय बना सकूं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये बात हम नहीं मान सकते। हमारे नज़दीक, भारतीय के नज़दीक, भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो फिर पूछा गया कि ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? कहा कि अगर खालिस भौतिक सुख की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है और मेरे पास ज़्यादा बल है, मैं अपने उस बल का प्रयोग करके अपने सुख और अपने आनंद के लिए अगर दूसरों को दुख देने लगूं तो उससे कौन मुझे रोकेगा? उससे ज्ञान रोकेगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान का उद्देश्य अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना कि जहां आप ये इस हॉल के अंदर हर व्यक्ति यूनिक है, अपने आप में किन्हीं दो व्यक्तियों की शक्ल भी पूरी तरह नहीं मिलती। तो ये जो अनेकता है, विविधता है, इसको हम स्वीकार करें, इसको हम सम्मान दें। ये विविधता उपजी है, ये नैसर्गिक है,
और हमारे यहाँ कहा गया है सो कामा यथा बहु श्याम प्रजा ये थी। और जब परमात्म तत्व ने आदि काल में ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। आप पढ़े लिखे लोग, दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियां हैं और मानव उत्पत्ति पर हर संस्कृति की अपनी एक सोच है। क्रिएटर है और क्रिएशन, रचनाकार है। मानिए एक आदमी पेंटिंग करता है, एक पेंटर है और एक पेंटिंग। मानिए एक आदमी बर्तन बनाता है, एक पॉटर है और एक पॉट्स हैं जो उसने बनाए। भारतीय कल्पना इससे विभिन्न। भारतीय कल्पना है सो कामा यथा बहु श्याम प्रजा ये थी। मैं बना नहीं रहा हूं, मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो रहा हूं। दोनों में मुझे विश्वास है कि आप दोनों में अंतर समझेंगे कि जहां जो रचना की गई है वो रचनाकार से अलग है, रचनाकार ने की। और जहां ये कहा जा रहा है कि रचनाकार कह रहा है कि उसके अंदर ये स्वयंभू है, ये शक्ति है कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए विभिन्न रूप धारण करूं। तो इससे क्या निकली बात? इससे बात ये निकली कि हम में से हर एक जो भी उसकी रचना वो उसी का चलता फिरता एक बदला हुआ रूप है, वो उससे अलग नहीं है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मुझे सब में देखता है, मुझको सबसे अलग करके नहीं देखता, मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, ना वो कभी मुझसे अलग होता है ना मैं कभी उससे अलग होता हूं। तो इससे क्या हुआ? मतलब क्या निकला? मतलब निकला इससे कि देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हर मानव देह जो है उसमें जो आत्मा है उसके अंदर परमात्मा जीव आत्मा के रूप में उसमें निवास करता है। इसलिए हर देह देवालय है, हर देह उसी रचनाकार का टेम्पल है, क्योंकि वो रचनाकार आत्मा के रूप में उस शरीर में, हर शरीर में रहता है। तो जिसको आप मानेंगे कि ये मंदिर है, जिसको आप मानेंगे कि ये परमात्मा का घर है, उसका आप अनादर नहीं कर सकते, उसको आप ठोकर नहीं मार सकते। आप उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है। 1948 तक दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों का दृष्टिकोण ये था, हम गोरे रंग के हैं, हम बाकी रंग वालों से श्रेष्ठ हैं, हम ये भाषा बोलते हैं, हम दूसरी भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ हैं, हमारा पूजा पाठ इबादत का सर्विस का तरीका ये है, हम दूसरे तरीके वालों से श्रेष्ठ हैं, हम अकेले जन्नत में जाएंगे या हम अकेले मोक्ष के अधिकारी हैं,
दूसरा कोई नहीं है, सब रास्ते से भटके हुए हैं। भारत ने कहा कि नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि को अनंत तो दुनिया की हर संस्कृति मानती है। भारतीय संस्कृति ने कहा उस तक पहुंचने के रास्ते भी अनंत। भारतीय संस्कृति ने कहा कि श्रेष्ठता इस बुनियाद पर नहीं हो सकती कि आपकी त्वचा का रंग क्या है, आप क्या भाषा बोलते हैं, आप किस तरीके से इबादत करते हैं, बल्कि उसका आधार कुछ और है। और हर इंसान समान रूप से, शंकराचार्य से किसी, आदि शंकर से किसी ने पूछा कौन मोक्ष का अधिकारी है? कहा पुरुष मात्र संबंधी भी। एनीबडी हु हैज ह्यूमन एलिमेंट इन हर और हिम is entitled to liberation from human condition। तो ये संस्कृति 48 में पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया। मैं भारतीय के नाते गर्व की अनुभूति मुझे होती है कि मैं इस विरासत का, इस हेरिटेज का वारिस हूँ, लेकिन मुझे शर्म भी आती है। शर्म ये आती है कि अगर मैंने वास्तविकता में इस संदेश को, स्वामी विवेकानंद सर मारते रहे, इंडिया हैज ए मैसेज टू गिव, इंडिया हैज ए मैसेज टू गिव टू द वर्ल्ड। अगर हमने इस संदेश को समझ लिया होता, असर कब होता है? पहले विचार होता है, ये विचार है, फिर उसके अनुसार आचार होता है, और जब विचार के अनुसार आचार होता है तो आदमी को उसके प्रचार का अधिकार होता है, बल्कि उसका कर्तव्य होता है कि हम दुनिया को ये बता ही नहीं पाए। पश्चिम ने अवधारणा दी कि मानव 1948 में, अभी तो कितने 100 साल भी पूरे नहीं हुए, जब डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, काला और गोरा नहीं, भाषा की विभिन्नता नहीं, उपासना की पद्धति नहीं, इसके आधार पर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति प्रतिष्ठा का अधिकारी है। 1948 का ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन सारे अधिकार डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड में, मानव की प्रतिष्ठा में मूलित हैं। भारत ने 100 साल पहले नहीं, लगभग 5000 साल पहले जब हमारी सभ्यता की यात्रा शुरू हुई, तब हमने दुनिया को कल्पना दी मानव की दिव्यता की। दिव्यता प्रतिष्ठा से भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। अगर मैं दिव्य मान रहा हूं किसी को, तो प्रतिष्ठा तो मुझे उसकी माननी ही पड़ेगी। और ये जो भारत के अंदर जो ये क्षमता पैदा हुई है, जिसे अंग्रेजी में रेजिलियंस कहते हैं, एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, वो शायद उसका यही कारण है कि हमें जन्म लेने से मृत्यु तक हमें अनेकताओं से डील करना पड़ता है, जटिलताओं से। हमारे यहाँ दुनिया का हर में पाए जाने वाले हर धर्म के अनुयायी भारत में हैं। हमारे यहाँ मिसाल कहते हैं कि 5 कोस पे पानी बदले, और क्या है साहब, कुछ ऐसे ही है कि 10-20 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट बदल जाता है, और उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा दूर पे बोली बदल जाती है, भाषा नहीं बदलती, बोली बदल जाती है। तो उसी ने हमें, अब हम 10 मील के अंदर तो रहते नहीं, हम तो इन विभिन्नताओं से रोज़ाना हमारा सामना होता है, और उसी ने हमारे अंदर ये योग्यता पैदा की कि हम अनेकताओं से असहज नहीं होते हैं।
भारत दुनिया का शायद अकेला देश है जिसने एक कला के तौर पे अपनी इस क्षमता को विकसित किया है। दुनिया में एकता के लिए एक रूपता की बात होती है, हमने कहा हम बहुरूपता से एकता पैदा करेंगे। ये भारत की विशेषता है। और शायद नहीं, मेरे मन में है कि यही कारण है कि वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो विषम परिस्थितियों में भी आप इजिप्ट को देखिए, मिस्र को। आज का मिस्र पुरानी सभ्यता है, शायद हमसे भी पुरानी, लेकिन आज का मिस्र लगभग उतने ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, लेकिन उसका अपनी पुरानी सभ्यता से कोई संबंध नहीं। यूनान को देखिए, आज के यूनान में, ग्रीस में और पुरानी सभ्यता में कोई रिश्ता नहीं। भारत में आज भी वही आदर्श और मूल्य जो 5000 साल पहले, 4000 साल पहले जो हमें मान्य थे, जो हमें स्वीकृत थे, जो हमें प्रेरणा देते हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कुछ हजार साल पहले थे। ये जो भारतीय संस्कृति की अविरलता, जिसमें इतने हमले हुए, इतने लंबे समय तक विदेशियों ने राज किया, लेकिन भारत की संस्कृति पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। ये शायद दुनिया का अकेला मुल्क है जो लगभग 1000 साल विदेशी शासन के बावजूद जूं का तूं बना रहा। दुनिया में कोई और मिसाल मिलती नहीं। और आज भी, अभी आपने एक हफ्ते पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया है। एक बात ध्यान रखिएगा आप पढ़े लिखे नौजवान, फ्रीडम इज नॉट इन वन टाइम अटेनमेंट। 15 अगस्त 1947 को ये काम पूरा नहीं हुआ, ये काम की शुरुआत हुई। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ऑफ फ्रीडम, ऑफ एवरीथिंग विच इज वैल्यूएबल। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो आज़ादी को हर वक्त खतरा है। अभी आपने पिछले 8-10 दिन में देखा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कह रहा है 25% टैरिफ लगाएंगे और अगर उसके बीच में तुमने सुधार नहीं किया तो 25 और लगाएंगे। भारत ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। 25 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, जितना जी चाहे लगाओ। हाँ, एक बात जरूर कही, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी 15 अगस्त को कि भारत अपनी नीतियां दूसरों के हितों को साधने के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को का संवर्धन करने के लिए भारत अपनी नीतियां बनाएगा। और इन नीतियों के बनाने में हम दूसरों के दबाव को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। 15 अगस्त, 14 अगस्त को या 15 अगस्त को अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, लेकिन दुनिया से वो मानसिकता खत्म नहीं हुई जो दूसरों पर अपना प्रभाव बना के उनको अपने लिए उनका उपभोग करना चाहते। जोर क्या है हमारे ऊपर कि आप अपनी नीतियों को इस तरह से बनाइए कि हमारे हित साधे जा सके। हम दुनिया में अगर कहीं कोई कष्ट में होगा, अभी कोविड के बीच में भारत, दुनिया की पूरी दुनिया ने भारत को विश्व की फार्मेसी कहना शुरू कर दिया। हमने सभी देशों की मदद करी, लेकिन कोई हम पे ये दबाव डाले कि हम अपने किसानों को के हितों को अनदेखा करके
चूँकि अमेरिका दुनिया की बड़ी ताकत है, इसलिए हम उसके किसानों के हित में अपनी पॉलिसियों को बदल लें, ये भारत ये काम कभी कर नहीं सकता। तो ये आपकी खास जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हमें ये नज़र रखनी है कि पुरानी हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी हमारे लिए हासिल की, हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी। आज कोई देश, शक्ति से शक्तिशाली देश भी दूसरे देश में जाके फौजें ले जाकर उन पर कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी नीतियों को अपने हित साधने के लिए उन पर दबाव डालना चाहता है। ये भी आज़ादी एक तरह की गुलामी होगी। अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपने अंदर इतनी योग्यता पैदा करें, इतनी क्षमता पैदा करें। अमेरिका की सिलिकॉन वैली भारत के अलावा और भी देश थे, लेकिन भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की मदद से चल रही। अभी आप तो YouTube पे जाके देख सकते हैं, अभी पुराने प्रेसिडेंट अमेरिका के ओबामा, उन्होंने पिछले 5-6 दिन में 2 भाषण दिए और उन्होंने कहा कि ये जितनी भी कोशिशें हो रही हैं ये कामयाब नहीं हो सकती, भारत को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि भारत पहले अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करता था, आउटसोर्स करता था, और उससे सिलिकॉन वैली और जर्मनी और बर्लिन चलते थे। आज भारत का टैलेंट भारत में रुककर अपने देश के निर्माण में लग गया है और वो दुनिया की समस्याओं का समाधान भी पेश कर रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध चाइनीज़ है तो बिजनेसमैन, लेकिन उसको विचारक भी माना जाता है, विद्वान आदमी। आपने नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा, आपने कुछ ना कुछ उसके क्लिप भी देखे होंगे। बहुत विद्वतापूर्ण बातें करता है। जैक मा के भी 2 भाषण हैं पिछले 1 हफ्ते में। उसने कहा है कि आप भारत को इसलिए नहीं हरा सकते कि भारत वो खेल ही नहीं खेलता जो आप खेलते हो। ये भारतीय कोई नहीं बोल रहा, ये अमेरिकन बोल रहे हैं, ये डेविड एटनबरो बोल रहा है, ये क्रिस्टियान अमानपुर जो CNN की बहुत ही लीडिंग जर्नलिस्ट है, उसकी 20 मिनट की है, उसको सुनिए। शायद अपनी संस्कृति की कुछ विशेषताएं जो चूँकि हमारी अपनी हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप इन लोगों के भाषणों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन विशेषताओं को दुनिया नोटिस कर रही है, हम उन्हें अनदेखा कर देते। और अगर आप इन सब की स्पीच विनफ्री ओपरा, अगर आप इनके ये ज़रा देखिए तो आप एक चीज़ पर उनका सबसे ज़्यादा जोर, उनका कहना है कि भारत, हर देश अपने लिए, अपने कल्याण के, हर व्यक्ति अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, जो बात मैंने शुरू कही थी, और वो सही है, गलत नहीं है उसमें कुछ। वो ओरिएंटेड होता है, केंद्रित होता है कि मुझे इसके लिए अपने जीवन को सुधारने के लिए काम करना। वो कहते हैं कि भारत की पूरी सोच आध्यात्मिकता में मूलित, एकात्मता में मूलित, और भारत इस तरह देखता है कि अगर भारत के पास शक्ति आती है, बल आता है, तो भारत की शक्ति और बल केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सत्ता चिकीर्षु लोका संगम। भारत का आदर्श है
हर कोई मेहनत से काम करता है अपने जीवन को सुधारने के लिए, खून पसीना एक करता है, लेकिन भारतीय ज्ञान कहता है खून पसीना एक करो केवल अपने जीवन में सुधार और बेहतरी के लिए नहीं, चिकीर्षु लोका संग्रहम, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रयोग करो। तो जैक मा कहता है कि जिस संस्कृति की जड़ें आध्यात्मिकता में हो, आप केवल भौतिकवाद हो, भारत वो गेम ही नहीं खेलता जो गेम आप खेलते हो। जब वो गेम ही नहीं खेलता जो आप खेलते हो, तो आप खुद सवाल करो अपने से कि आप उसे कैसे हरा सकते हो। अपने अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले जब पंचप्राण की बात की थी, तो उन्होंने पहले नंबर पर रखा था अपनी संस्कृति का बोध और उस पर गर्व का भाव। हमें इसकी ज़रूरत है, चूँकि ये हमारी संस्कृति, इसलिए हम कभी कभी अपनी चीज़ होती है तो ज़रा उसकी तरफ से ध्यान कम हो जाता है। अपनी संस्कृति का बोध पैदा कीजिए। दुनिया मान रही है कि आपकी ये संस्कृति के कारण आपको नहीं हराया जा सकता। दुनिया मान रही है कि आपकी आध्यात्मिकता के कारण आपको नहीं, सैन्य शक्ति में हराया जा सकता है, भौतिकवाद में हराया जा सकता है, लेकिन ये हमारा अनूठा बल है। अपने अंदर उसका बोध पैदा कीजिए, उस पर गर्व करिए और फिर आप इस योग्य बन सकेंगे। मुझे विश्वास है कि जहां आप भारत की आज़ादी को भी सुरक्षित रख सकेंगे और अपनी संस्कृति के तकाज़ों के मुताबिक विश्व कल्याण, अपने कल्याण के लिए, अपने देश के फायदे के लिए और विश्व कल्याण के लिए कार्य कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।